नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस में बाय द NCERT जो नया सिलेबस ऐड किया गया है पॉलिटी में, उसके ही एक टॉपिक को जो कि है ब्रिक्स। इसको लेकर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स जो है उसको लेकर सबसे पहले आइडिया किसने दिया, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्रिक्स को लेकर पहली बार अपने विचार पेश किए। तो जो व्यक्ति था उसका नाम था गोल्डमैन सैच। गोल्डमैन सैच जो थे उन्होंने पहली बार विचार दिए, अपने आइडियाज़ दिए कि ब्रिक्स है वो होना चाहिए। और ब्रिक का क्या, उन्होंने ब्रिक का आइडिया दिया जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन चारों को लेकर उन्होंने बात की। और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स है, इस शब्द का पहली बार जो यूज़ किया गया, पहली बार किसी व्यक्ति के द्वारा इस शब्द को जो यूज़ किया गया, उस व्यक्ति का नाम था जिम ओ'नील के द्वारा जो ब्रिक्स है उस शब्द का पहली बार यूज़ किया गया या पहली बार प्रयोग में लाया गया। अब ब्रिक्स है वो एकदम से तो ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं, बिकॉज दिस इज़ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 2008 में रूस में एक बैठक होती है और उसी की बैठक के रिस्पॉन्स में जो ब्रिक्स है वो अगले ही साल सामने आता है एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जब ब्रिक्स की पहली बैठक होती है 2009 में, तो इसमें स्टार्टिंग में टोटल 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। और स्टार्टिंग में जब 4 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका जो नाम था वो था ब्रिक। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना। बट लेटर ऑन हुआ क्या कि 2009 में, इन 2009 के बाद अगले साल जैसे ही 2010 में इसकी नेक्स्ट मीटिंग होती है, तो उसमें साउथ जो अफ्रीका है उसे एज ए मेंबर ज्वाइन कर लिया जाता है। और ब्रिक्स के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या हो जाती है 5। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज़ ब्रिक्स। ब्रिक्स इज़ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ 5 नेशन, 5 देशों की एक ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब देशों का देखिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका है उसे 2010 में 5वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया जाता है। अब देखिए अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की अगर थोड़ी सी मैं हिस्ट्री की बात करूं तो फॉर्मल ग्रुपिंग इन 2006 ऑन द मर्जिंग ऑफ G8 आउटरीच समिट कि 2006 में क्या होता है, G8 जो नेशंस हैं उनकी एक मीटिंग होती है और इसी मीटिंग में जिक्र होना शुरू हो जाता है, बातचीत होना, डिस्कशन होना शुरू हो जाता है ब्रिक्स को लेकर, या जो ब्रिक्स की फॉर्मेशन को लेकर। तो देखिए उसी के रिस्पॉन्स में 2008 में क्या होता है, रसिया में एक बैठक होती है। और रसिया में बैठक होने के बाद अगले ही साल यानी इन 2009 में क्या होता है, ब्रिक्स की पहली मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में टोटल 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना। यानी जो फाउंडर कंट्री हैं वो थे 4। अब देखिए इसके बाद धीरे धीरे लगातार इसकी मीटिंग्स होती है और जैसे जैसे मीटिंग होती है तो ब्रिक्स डे टू डे क्या होना शुरू हो जाता है, पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। ये जो पिक्स है, ये जो फ़ोटो है वो दी गई है 2012 में। 2012 में जब दिल्ली में ब्रिक्स की जब मीटिंग होती है तो उसके दौरान की ये फ़ोटो आपके सामने मैंने शेयर की है। अब देखिए 2009 के बाद में, सिंस 2009 द ब्रिक्स नेशन हैव मीट एनुअली एट फॉर्म्स समिट। मीन्स होता क्या है कि 2009 के बाद में जो ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं
वो लगातार अपनी मीटिंग है उनको करते हैं और इन मीटिंग के अंदर जो भी इनके लोकल जो इश्यूज़ होते हैं, इनके ग्रुप के जो इश्यूज़ होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको डिस्कस किया जाता है मीटिंग्स में और उनका सॉल्वेशन कैसे किया जा सकता है, उन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, इन चीज़ों को लेकर बातें होती हैं। तो देखिए इसके साथ साथ होता क्या है कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें थोड़ी सी, तो ब्रिक्स की जो मीटिंग थी, जो 8th मीटिंग थी वो गोवा में हुई इन 2016। अगर मैं डेट की बात करूं तो 15th और 16th ऑफ अक्टूबर इन 2016 द समिट ऑफ द ब्रिक्स हेल्ड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ गोवा। अब ये जो मीटिंग होती है वो काफ़ी बातों को लेकर चर्चा में रहती है और इसके बाद जो 9th मीटिंग थी, वो जो मीटिंग थी वो हुई चाइना में। चाइना की सियामेन जो शहर है उसके अंदर। डेट की बात करूं तो 2 और 3 ऑफ सितंबर 2017। ये जो फ़ोटो है वो 2017 की फ़ोटो है, जब ब्रिक्स की 9वीं बैठक 9th समिट ऑफ द ब्रिक्स हेल्ड इन चाइना। और चाइना के किस शहर में? सियामेन शहर में 2 से 3 सितंबर को लेकर ये मीटिंग होती है। तो मीन्स हर साल कहीं ना कहीं जो मीटिंग्स है वो हेल्ड की जाती है। अब हम बात करते हैं करंट लीडर्स ऑफ दी मेंबर्स ऑफ स्टेट, यानी चाइना के अलावा कुछ कौन से दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और कौन कौन से इनके लीडिंग लीडर्स हैं। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो इसके टोटल 5 देश ऐसे हैं जो इसके मेंबर हैं और पांचों ही देशों के जो लीडर्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील की अगर बात करें, मिशेल टीमर प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, जो इसके अध्यक्ष हैं, जो इसके एक तरीके से अगर हम बात करें मेंबर्स की बात करें। नेक्स्ट वन इज़ ब्राज़ील से अगेन मैंने वही लिख दिया, माइकल टीमर। देन रशिया से व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट, इंडिया से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, चाइना से शी जिनपिंग प्रेसिडेंट और साउथ अफ्रीका से सिरिल रामापोसे प्रेसिडेंट। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके हेड इसके अध्यक्ष हैं, यानी 5 कंट्री हैं, पांचों कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ द नेशंस हैं या हेड ऑफ़ द जो गवर्नमेंट हैं वो इसके मेंबर्स हैं। अब देखिए पास्ट ब्रिक्स समिट्स की बात करें, ब्रिक्स की बात करें कि अब से पहले ब्रिक्स की कितनी मीटिंग हो चुकी है और कहाँ कहाँ इसकी मीटिंग कब कब हुई। तो देखिए यहाँ पूरी की पूरी एक मैंने चार्ट आपके सामने शो किया है। फर्स्ट मीटिंग जून 2009 रशिया में हुई, 2 अप्रैल 2010 में ब्राज़ील में, 3 चाइना में, 4 इंडिया में जिसकी फ़ोटो मैंने आपको शेयर की थी स्टार्टिंग में ही, 5 साउथ अफ्रीका में, इसके बाद में 6 ब्राज़ील में, 7 रशिया में, 8 चाइना में, 8 इंडिया में नरेंद्र मोदी को लेकर। और ये काफ़ी पॉपुलर रही बिकॉज़ गोवा में ये मीटिंग हुई और इसमें बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा की गई। 9th चाइना में, 10th साउथ अफ्रीका में। अब देखिए अगर बात करें फीचर्स ऑफ द ब्रिक्स, ब्रिक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खास बातें हैं, उनको लेकर अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए द फीचर ऑफ द ब्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 बिलियन पीपल, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन की ब्रिक्स की अगर बात करें, इसके टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें लगभग 3 बिलियन पॉपुलेशन है और ये जो पूरे वर्ल्ड का कहीं ना कहीं 40% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको रखती है। अकाउंट्स फॉर 20 ट्रिलियंस ऑफ GDP विच इज़ ग्रोइंग एट 28 ग्रोथ रेट। यानी अगर इसकी इकॉनमी की बात करें, अकाउंट अगर टोटल हम GDP की बात करें तो 20 ट्रिलियन की इसकी GDP है जो 28 ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है। द फर्स्ट समिट इन 2009 जो ब्रिक्स है उसकी पहली जो मीटिंग होती है वो 2009 में होती है। इन द मिडस्ट ऑफ द ग्लोबल रिसेशन, जब पूरी दुनिया मंदी को झेल रही होती है तो उस टाइम क्या है ब्रिक्स की पहली मीटिंग होती है, यानी इसकी फाउंडेशन होती है। नो यूरोपियन, यानी ब्रिक्स के अंदर कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं है। US एज ए मेंबर, US है वो इसका एक मेंबर है, जैसे ऑब्जर्विंग मेंबर्स होते हैं उस तरीके से। आइडियाज़ टू फॉर्म्स दिस ग्रुप वाज कन्विंस्ड बाय गोल्डमैन सैच। जो ब्रिक्स है उसको बनाने का जो आइडिया था वो था गोल्डमैन सैच का।
अब देखिए मेजर इश्यूज एंड कंसर्न फेस्ड बाय द ब्रिक्स। ब्रिक्स है वो किन किन मेन बातों को लेकर बनाया गया है, कौन कौन सी बातें इसमें डिस्कस की जाती है, कौन कौन से इशू इसके डिस्कशन का सेंटर पॉइंट रहते हैं। तो देखिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कि किस तरीके से ट्रेड किया जाए और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि मैक्सिमम डेवलपमेंट की जा सके। सेकंड वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कि रिसोर्सेज कौन से हैं और कौन से रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करके किन इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप किया जा सकता है। फूड सिक्योरिटी मींस जो खाद्य सुरक्षा है उसको लेकर बात होती है यहाँ पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर एंड कल्चर एक्सचेंज एंड टूरिज़्म, यानी इन 5 पॉइंट्स को लेकर जनरली जो ब्रिक्स है उसके अंदर मेन इश्यूज़ रहते हैं, मेन बातें रहती है कि इन फील्ड्स के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट करना है, सो हम अपने नेशनल बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकें, डेवलपमेंट को अच्छा कर सकें। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ब्रिक्स कॉपरेशंस हैज़ 2 पिलर। ब्रिक्स है वो बनाया गया है ख़ास तौर से ब्रिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ अगर ब्रिक्स के पिलर्स की बात करें तो इसके अंदर एजुकेशन की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए या फाइनेंस की बात की जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर ब्रिक्स है वो डिस्कशन करता है और इन्हीं चीज़ों पर वो प्रमोशन की बात करता है। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट देखिए ग्रेटर पीपल टू पीपल पार्टिसिपेशन। ब्रिक्स है वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको उनका सहयोग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, और जब लोगों का मास पार्टिसिपेशन होगा तो लोगों की जो बातें हैं, लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो निकल कर सामने आएंगे और उनके इश्यूज़ के हिसाब से ही इन फ्यूचर जो ब्रिक्स है वो अपनी प्लानिंग को फॉर्मेट कर पाएगा, अपनी प्लानिंग को बना पाएगा। तो देखिए अब जब भी ब्रिक्स की समिट होती है तो बहुत सारी रिपोर्ट है वो पेश की जाती है, और जब 2008 में ब्रिक्स के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई तो नियर अबाउट बहुत सारे 27 पेजेस की एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें नियर अबाउट 110 पॉइंट्स को डिस्कशन किया गया, मींस अलग अलग इश्यूज़ को वहाँ पे डिस्कस किया गया। तो सेम अगर बात करें ब्रिक्स की तो उसने अपना एक बैंक बनाया है और उसका नाम दिया जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है देखिए इसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, और ये एक ऐसा बैंक है जो मल्टीपर्पज़ तरीके से काम करता है। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ द संघाई, चीन में है ये। द फर्स्ट हेड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ इंडिया, और इस बैंक के अंदर जितने भी इसके मेंबर्स हैं सबको इक्वल राइट दिए गए हैं, किसी के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। मीन्स जिस तरीके से यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, उनको वीटो की पावर जो दी गई है वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं एनडीबी में। और इसके साथ साथ जब भी कोई डिसीज़न लिया जाता है तो कोऑपरेशन की बात होती है, सहमति की बात होती है, एग्रीनेस की बात होती है कि जब तक पांचों के पांचों मेंबर सहमत नहीं हो जाएंगे तब तक किसी भी इशू के ऊपर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। अब देखिए जब 2016 में इस बैंक के बनने की बात की गई तो बैंक का जो कोस्ट था जो वो रखा गया लगभग $50 बिलियन रखा गया, और प्रपोज़ल रखा गया कि आने वाले कुछ सालों में बैंक की जो अमाउंट है वो लगभग $100 बिलियन तक पहुंचा दी जाएगी। तो वर्तमान में अगर बात करें तो 41 अरब जो डॉलर हैं वो चीन ने दिए हैं। भारत, रूस एंड ब्राज़ील, इंडिया, रशिया एंड ब्राज़ील ने 18 अरब डॉलर, और दक्षिणी अफ्रीका ने 9 अरब डॉलर इस बैंक के अंदर दिए हैं। अब देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जब बना तो उसके लिए ऑन द डेट ऑफ 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील के ही एक शहर, यानी 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील के ही शहर
फोर्टालेज़ा में क्या होता है, इस बैंक को लेकर, इस बैंक की स्थापना को लेकर क्या किया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है और उस एग्रीमेंट के ऊपर पांचों के पांचों जो देश हैं वो क्या करते हैं, साइन करते हैं। औपचारिक तौर से एक तरीके की जो घोषणा होती है वो कर दी जाती है। अब देखिए इसके अलावा जो ब्रिक्स का ये जो बैंक है वो क्या क्या काम करता है या क्या क्या चीज़ें इसके द्वारा की जाती हैं, या न्यू जो बैंक है वो क्या क्या चीज़ें करता है। द CRA प्रपोज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म्स लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर्स थ्रू करेंसी स्वैप्स। अब देखिए क्या है कि इसके थ्रू ये IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए क्या करता है, जो मनी है वो प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है, ताकि इन कंट्रीज़ को जहाँ भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक एरियाज़ में है, चाहे ट्रेड एरियाज़ में है, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर है, तो वो उन एरियाज़ में अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। इसके साथ साथ देखिए अगर मैं बात करूँ कुछ दूसरे इश्यूज़ को लेकर, तो स्ट्रेंथिंग्स टू ग्लोबल फाइनेंस, यानी ये वित्त जो है, फाइनेंस जो सेक्टर है उसकी सिक्योरिटी की बात करता है, उसकी सेफ्टी की बात करता है। यानी किसी भी देश की जो करेंसी मार्केट है या किसी भी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को मेंटेन रखने की बात करने की कोशिश करता है या बात करता है। यहाँ भी कहीं ना कहीं जो NDB है वो विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों के साथ ही मिलकर काम करने की बात करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ब्रिक्स की एक एजेंसी है जो क्या करती है, रेटिंग देती है। मे कम्स द नियर फ्यूचर टू चैलेंज द मोनोपोली ऑफ द वेस्ट, यानी ब्रिक्स को अगर हम बात करें तो आने वाले भविष्य में ब्रिक्स है वो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उनकी मोनोपोली को चैलेंज करने वाला है। यानी कहीं ना कहीं ब्रिक्स है वो डे टू डे ग्रोथ कर रहा है अपने इकोनॉमिक सेक्टर में, और कहीं ना कहीं इसके सामने जो चुनौतियां आ रही है उनको ये बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहा है। इसके साथ साथ ब्रिक्स है वो फ्री ट्रेड की बात करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हुई। मींस अगर ये कंट्री जितने भी हैं, यानी ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्रीज़ हैं, 5 नेशंस हैं, और पाँचों के पाँचों देश एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, वो फ्री होगा, फ्री ट्रेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यू ग्लोबलाइजेशंस एंड मे क्रिएट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ड्राइवन बाय द एमर्जिंग इकोनॉमीज़। यानी जो भी ये पांचों कंट्रीज़ हैं अगर उनकी बात की जाए तो ये प्रोडक्शन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है इन कंट्रीज़ के द्वारा। या इन कंट्रीज़ का मानना है कि जो न्यू ग्लोबलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ है उसको वो किस तरीके से देखते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भी यहाँ बातें होती हैं। अब देखिए हाइलाइट्स ऑफ द 8th ब्रिक्स समिट्स गोवा इंडिया इन 2016। 2016 में गोवा में जो मीटिंग हुई उसकी क्या क्या खास बातें रही, क्या क्या चीज़ें सुर्खियों में रही, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो लीडर्स हैं उनकी फ़ोटो दी गई है और उनके नीचे 2016 में जब गोवा में ये मीटिंग हुई तो उसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन। मीन्स कि जब तक हम इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे या इकट्ठे होकर हम अपना रिस्पांस नहीं देंगे तब तक किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्वेशन है या तब तक किसी भी समस्या को दूर नहीं किया जाता, ऐसा इस थीम का मानना था या ऐसा इस थीम में बोला गया। अब देखिए इसके साथ साथ गोवा डिक्लेरेशंस ए डॉक्यूमेंट ऑफ 27 पेजेस एंड 110 पॉइंट्स। जब गोवा के अंदर ये मीटिंग हुई तो लगभग एक बुकलेट जारी की गई और जो बुकलेट जारी की गई वो 27 पेजेस में की गई, जिसमें लगभग 110 टॉपिक्स के ऊपर 110 पॉइंट थे उसके, और उन 110 पॉइंट में बड़े ही एक्सप्लेनेशन के साथ, बड़े ही विस्तार के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, जो जो मुद्दे इस समिट में रखे गए। अब ब्रिक्स की बात करें तो 43 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें वर्तमान की, तो जब साउथ अफ्रीका इसमें मिल गया तो लगभग 43% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। 30% ऑफ द वर्ल्ड GDP को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और 17% शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। यानी 2016 की अगर बात करें तो पूरी दुनिया की 43% पॉपुलेशन,
30% वर्ल्ड GDP और 17% वर्ल्ड ट्रेड है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए गोवा के अंदर जो मीटिंग हुई तो उसके अंदर 5 जो एम्स रखे गए, 5 पॉइंट्स को लेकर बड़ी बातें हुई। दैट इज़ फर्स्ट की अगर बात करें, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग टू दी फर्दर डीपन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ब्रिक कॉपरेशन। पहली बार ये बोला गया कि जो भी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सहयोग किया जाएगा, कॉपरेट किया जाएगा किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द डिसीजंस फ्रॉम प्रीवियस समिट्स, पहले की जितनी भी मीटिंग हुई है उनमें जो डिसीज़न लिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से लागू किया जाएगा। इंटीग्रेटिंग द एग्जिस्टिंग कॉपरेशंस मैकेनिज़्म, यानी जितनी भी बातें हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी थ्योरीज फॉलो की जाएंगी उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। मीन्स सबके लिए एक जैसे रूल्स होंगे। इनोवेशंस फॉर एग्जांपल न्यू कॉपरेशन मैकेनिज़्म, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बदल रही है उनके अकॉर्डिंग नए थ्योरीज़ को, नए कंसेप्ट को, नए मैकेनिज़्म को अडॉप्ट किया जाएगा, नई पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा और सब कंट्रीज़ का इसमें कंसर्न रहेगा। एंड कंटिन्यूटी, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूशन ऑफ द म्यूचुअली एग्रीड्स एग्जिस्टिंग ब्रिक्स कॉपरेशन मैकेनिज़्म, यानी अगर कोई भी चीज़ है उसे कंटिन्यू तब तक रखा जा सकता है जब तक सारे कंट्रीज़ एग्री होंगे, यानी सहमति के आधार पर ही क्या होगा, सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। ऐसा बोला गया 2016 के गोवा समिट में। अ मेजर आउटकम्स ऑफ द ब्रिक्स गोवा समिट, गोवा समिट्स को लेकर क्या क्या मेजर आउटकम्स हुए, क्या क्या खास बातें निकल कर सामने आई, तो उनको हम देखिए। डिटर्मिनेशंस टू द यूज़ ऑफ ऑल पॉलिसी टूल्स टू अचीव द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल्स एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखिए गोवा के अंदर जो मीटिंग हुई उसके आउटकम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आई कि जितनी भी पॉलिसी है उनको लागू किया जाएगा और उनके गोल को अचीव करने के लिए हम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है या जो ग्रोथ है उसे हम करने की कोशिश करेंगे, यानी विदाउट डैमेजिंग आवर रिसोर्सेज। हम फ्यूचर को भी ध्यान रखेंगे, इन्वायरमेंट को भी हम ध्यान रखेंगे और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ग्रोथ करेंगे, यानी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस किया गया। इसके अलावा अर्ली अडॉप्टेशन ऑफ द CCIT कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन द UN जनरल असेंबली, यानी गोवा में जो मीटिंग हुई उसके अंदर टेररिज्म की बात की गई कि टेररिज्म को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, और इसी चीज़ को लेकर इवन तक कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ थे उन्होंने UNO में भी अप्रोच किया। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको लेकर बात की गई और नए सेटअप की बात की, द न्यू सेटअप ऑफ रिसर्च सेंटर्स की बात की गई, एग्रीकल्चर प्रमोशन की बात की गई, रेलवेज़ की डेवलपमेंट की बात की गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ की डेवलपमेंट की बात की गई और बात की गई एजुकेशनल डेवलपमेंट की। यानी गोवा में जो समिट हुई वो बहुत सारे मायनों में इम्पॉर्टेंट थी ब्रिक्स कंट्रीज़ को लेकर। अब देखिए, ब्रिक्स कॉल्ड फॉर अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंक्लूडिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी ब्रिक्स है वो इस पक्ष में है कि जो UNO है उसके सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसके अंदर भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं कहीं ना कहीं अपने वर्किंग को लेकर, अपने डेवलपमेंट को लेकर, अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर या फिर अपनी लीडरशिप को लेकर। तो देखिए इस तरीके से ब्रिक्स है वो इस बात की उम्मीद करता है कि इन फ्यूचर अगर जनरल सेक्रेटरी जो UN के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जो चेंजेस है वो होने चाहिए और उसके अंदर जो न्यू कंट्रीज़ जो आ रहे हैं निकल कर, जो डेवलपिंग कंट्रीज जो आ रहे हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब देखिए यहाँ UNO का फ्लैग है और जो ब्रिक्स है वो इस बात की बात करता है कि UNO में रिफॉर्म्स है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम, या टाइम की ये डिमांड है कि UNO में चेंजेस होने चाहिए। इसके साथ साथ ब्रिक्स है वो आतंकवाद जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं उनको लेकर भी बात करता है कि आतंकवाद है उससे किस तरीके से डील किया जा सकता है, किस तरीके से UNO और किस तरीके से जो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं
अमेरिका की अगर बात करें, रशिया की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें कि वो किस तरीके से सहयोग दे सकते हैं आतंकवाद को रिमूव करने में। देन देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडियाज़ रोल इन ब्रिक्स। भारत की जो ब्रिक्स है उसमें इंडिया का क्या रोल रहा या क्या रोल हो सकता है, दोनों चीज़ें ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखिए इंडिया की अगर बात करूँ तो इंडिया स्टार्टिंग से ही इसका फाउंडर मेंबर रहा है और स्टार्टिंग से ही इंडिया का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिव रहा है एज ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। स्टार्टिंग से ही वो सारी की सारी जो पॉलिसी है उनको बहुत ही पॉजिटिवली फॉलो करता आया है। इसके साथ साथ जो भी इंडिया के लीडर्स रहे हैं ब्रिक्स बनने के बाद, उन्होंने हमेशा अपना एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो पे किया है। तो देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करूं, टू प्रमोट द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इंडिया चाहता है कि अकेला इंडिया की ही डेवलपमेंट ना हो, पूरी दुनिया की डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे वो इसका कोई भी मेंबर है, चाहे ब्राज़ील की बात करूं, अगर अमेरिकन कंट्रीज़ अगर एरिया की बात की जाए, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, तो इंडिया कहता है कि ईच कॉन्टिनेंट में, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट है, चाहे वो अफ्रीका है, यूरोप है, कोई भी महाद्वीप है, हर महाद्वीप में जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रिक्स फॉरम्स फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो ब्रिक्स की फॉर्म है, यानी ब्रिक्स का जो ग्रुप है उसका ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो उसको प्रमोट करता है। ये देखिए ऊपर इसका लोगो बना हुआ है। तो ब्रिक्स की जो इकोनॉमिक जो इंटरनेशनल फॉर्म है उसका ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया की डेवलपमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी रिसोर्सेज, बट वी हैव टू फॉलो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं वो ट्रेड की बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ, कि ट्रेड है उसकी भी ग्रोथ होनी चाहिए बट विद दी कोऑपरेशन। इंडिया सेज ब्रिक्स एज ए प्लेटफॉर्म टू बिल्ड मल्टीलेटरल रिलेशंस विद लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज़। भारत का एज ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ऐसा मानना है कि दुनिया के अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं उनके अंदर लैटिन अमेरिका के देशों की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें या एशियन कंट्रीज़ की बात करें, तो उनके साथ मल्टी डायमेंशनल तरीके से उनके साथ रिलेशन को प्रमोट किया जाए, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाएँ ताकि इन फ्यूचर उन कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके, उन कंट्रीज़ के साथ सहयोग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। यूज़ ब्रिक्स एज ए फोरम टू रिजॉल्व द एज ओल्ड मिसट्रस्ट एंड द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद चाइना। अब देखिए इंडिया का ऐसा मानना है कि ब्रिक्स के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, हम चाहे यहाँ पे इंडिया और चाइना की बात करें, तो जिन भी कंट्रीज़ के बीच प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करें और जो भी मिसट्रस्ट है उनके बीच, यानी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे रिमूव करके उनके बीच गुड रिलेशन है उनको प्रमोट करे। इंडिया का ऐसा मानना है और इंडिया ऐसा कर भी रहा है। इंडिया ने चाइना के साथ जो विवाद हैं उनको भी भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। देन देखिए कोऑपरेशंस विद द ब्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग इट्स फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज एंड कम्बेटिंग टेररिज्म। अब देखिए जब मीटिंग होती है 2016 गोवा में, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो एड्रेस करते हैं ब्रिक्स के मेंबर्स को और वो बात करते हैं कोऑपरेशन की, वो बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, वो बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की और बात करते हैं कि टेररिज्म को कैसे दूर किया जा सकता है। मीन्स कहीं ना कहीं इंडिया का रोल है वो बहुत पॉजिटिव रहा है शुरू से ही ब्रिक्स में। अब देखिए इन सब बातों को लेकर ब्रिक्स चर्चा में है और आई होप कि ब्रिक्स को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारी बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आई होप आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ, इन्हीं जज्बातों के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।